नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। स्पेक्ट्रम में हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों में जो एक असंतोष की भावना पैदा हुई और जिसके फलस्वरूप भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में बहुत सारे विद्रोह, बहुत सारे आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी एक काफ़ी लंबी श्रृंखला है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें हमने प्रमुख रूप से नागरिक या असैनिक आंदोलनों या विद्रोहों के बारे में चर्चा कर ली है। ये इस चैप्टर से संबंधित दूसरा वीडियो है और इसी के साथ में आपका ये अध्याय जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम सीधे 1857 की क्रांति की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में। इसके साथ साथ जो भी जनजातीय विद्रोह या आंदोलन हुए उनको डिस्कस करेंगे और सिपाही विद्रोह की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नारकेलबेरिया विद्रोह के बारे में, जो कि हुआ था 1831 में। इस विद्रोह का कारण क्या था? इस विद्रोह का कारण था सरकार ने जमींदारों के माध्यम से जो नील की खेती करने वाले किसान थे उसमें दाढ़ी रखने संबंधी कर लगा दिया था। इसमें जो नील की खेती करते थे इस वाले क्षेत्र में वो प्रमुख रूप से मुस्लिम किसान थे, जो कि जनरली आपने देखा होगा दाढ़ी रखते हैं। तो सरकार के द्वारा इनके ऊपर दाढ़ी रखने संबंधी टैक्स लगा दिया गया था। इसी के फलस्वरूप लोगों में सरकार के विरुद्ध जो है कहीं ना कहीं असंतोष की भावना पनपी और ये विद्रोह जो है प्रकाश में आया। नेतृत्व किसने किया था इस विद्रोह का? तो मीर निथार अली, या जिसको हम टीपू मीर के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने नारकेलबेरिया विद्रोह का नेतृत्व किया था। बाद में ये जो विद्रोह था ये वहाबी आंदोलन में विलीन हो गया था, मतलब उसके साथ में ये मिल गया था, विलय हो गया था इसका। इसके बाद में आता है आपका पागलपंथी विद्रोह, 1825 से 35 तक चला। सबसे पहले पागल पंथ को समझते हैं। ये पागल पंथ क्या है? ये एक अर्ध धार्मिक समुदाय था और इसमें प्रमुख रूप से जो मेमन सिंह जिला है, जो वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है, लेकिन भारत विभाजन से पहले ये बंगाल के क्षेत्र में पड़ता था। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से हाजोंग और गारो जनजातियां निवास करती थी, जो कि इस पंथ को मानती थी। ठीक है, ये पंथ किसके द्वारा चलाया गया था, किसके द्वारा इसका गठन किया गया था? तो करम शाह के द्वारा इस पंथ को गठित किया गया था। और इसी पंथ के लोगों ने करम शाह, जो कि इस पंथ के एक तरह से कह सकते हैं जन्मदाता थे, इनका पुत्र था टीपू मीर। टीपू मीर के नेतृत्व में जमींदारों के विरुद्ध जो विद्रोह किया गया था उसी को हम पागलपंथी विद्रोह के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम नारकेलबेलिया विद्रोह के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर टीटू मीर थे। ठीक है, और ये हैं टीपू मीर, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, फराइजी विद्रोह के बारे में बात करते हैं। 1838 से 1857 तक ये चला। फराइजी क्या थे? फराइजी जो थे ये पूर्वी बंगाल में फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह, इनका नाम याद रखेंगे, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा एक मुस्लिम पंथ की स्थापना की गई थी, जो फराइजी नाम से जाना जाता था। इसको, इसके अनुयायियों को जो है फराइजी कहा जाता था। उद्देश्य क्या था इस फराइजी विद्रोह का? इसका उद्देश्य था इस्लाम में सुधार करना। और मूल रूप से ये जो विद्रोह था फराइजी विद्रोह, ये वहाबी आंदोलनकारी जो थे या वहाबी आंदोलन के जो समर्थक थे या उस विचारधारा से संबंध रखते थे, उनका ये विरोधी था। ठीक है, इसके प्रमुख नेता याद रखेंगे, शरीयतुल्लाह तो इसके नेता थे ही थे। इसके साथ साथ इनका पुत्र मोहसिनुद्दीन अहमद, जिसको मेनली किताबों में दादू मियाँ के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, और आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ा होगा दादू मियाँ। इनका जो मुख्य नाम था, या जो कह सकते हैं इनका जो मेन नाम था, वो मोहसिनुद्दीन अहमद था। ठीक है, इन्हीं को दादू मियाँ कहा जाता है। तो फराइजी विद्रोह के ये प्रमुख नेता थे। इसके बाद में मोपला विद्रोह देखते हैं। मोपला विद्रोह 1836 से 54 तक चला। ये एक विद्रोह की काफ़ी लंबी श्रृंखला थी। इसके अंतर्गत 22 विद्रोह हुए 1836 से 54 के बीच में। कारण वही थे, राजस्व मांग में वृद्धि, और एक तरफ तो राजस्व की जो दर थी वो बढ़ा दी गई, दूसरी तरफ जो जोत का आकार था, जमीन का आकार था, वो कम कर दिया गया, है ना। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमको होती है। मोपला विद्रोह जनरली, जो मोपला विद्रोह से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो केरल वाला मोपला विद्रोह है, जो 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में। तो इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मोपला विद्रोह मेनली 1836 से 54 तक चला, जिसमें अलग अलग प्रकार के 22 विद्रोह होते हैं। ठीक है,
विद्रोहों की एक काफ़ी लंबी सीरीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। इसका दूसरा चरण जो है वो केरल में हुआ था 1921 में, तो दोनों को याद रखेंगे। इसके बाद में आदिवासी विद्रोहों की तरफ चलते हैं। आदिवासी विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? सबसे पहला कारण तो जैसा कि आप पूर्व से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपने देखा कि अंग्रेज़ों की जो बंदोबस्त व्यवस्था थी, इसने कहीं न कहीं बहुत सारे उपद्रवों को, बहुत सारे आंदोलनों को जन्म दिया था। अंग्रेज़ों की बंदोबस्त व्यवस्था का जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ा, वो थोड़ा-सा आप देख लीजिए यहाँ से। आदिवासियों की जो संयुक्त स्वामित्व की परंपरा थी, वो कहीं न कहीं यहाँ से उसमें कमी आती चली गई, उसमें ह्रास होता चला गया और उनका जो परंपरागत सामाजिक संगठन हुआ करता था, सामाजिक ढांचा हुआ करता था, वो कहीं न कहीं अंग्रेज़ों की बंदोबस्त व्यवस्था के कारण ध्वस्त हो गया। और उनके क्षेत्रों में जनजातीय, जो कि पूरी तरीके से जनजातीय क्षेत्र थे और वो कहीं न कहीं वहाँ पर अपने बड़ी ठीक-ठाक तरीके से निवास करते थे, रहते थे। वहाँ पर गैर आदिवासी लोगों का आवागमन जो है वो विदेशी शासन के अंतर्गत जब ये बंदोबस्त व्यवस्थाएँ लागू हुईं, तो वहाँ पर गैर आदिवासी लोगों का आवागमन थोड़ा-सा बढ़ गया, तो इससे कहीं न कहीं उनके लिए परेशानियाँ उत्पन्न हुई। वनों में जो झूम कृषि उनकी चला करती थी, है ना? झूम कृषि के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो झूम कृषि पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा पुलिस हो गई, महाजन हो गए, व्यापारी हो गए, उनके द्वारा जनजातीय लोगों का शोषण किया गया। आदिवासियों पर सामाजिक, धार्मिक सुधार गतिविधियों का भी प्रभाव पड़ा था। तो ये प्रमुख कारण थे, जिनको हम आदिवासी विद्रोह के कारणों के रूप में देख सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कुछ प्रमुख जनजातीय विद्रोहों के बारे में और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। पहाड़िया विद्रोह 1778 में हुआ और ये जो पहाड़ी जनजाति थी, ठीक है? ये राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाली एक जनजाति थी जिसका नाम था पहाड़िया। इन्हीं के द्वारा ये विद्रोह किया गया था और कारण क्या था? इनकी भूमि पर ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया था? अतिक्रमण कर लिया था, जिसके फलस्वरूप ये विद्रोह प्रकाश में आया। चुआर विद्रोह, ठीक है? चुआर विद्रोह को हम जंगल महल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। ये चुआर जनजाति के द्वारा किया गया 1776 में। प्रमुख कारण था अंग्रेजों की शोषणपूर्ण आर्थिक नीतियां। कोल विद्रोह, छोटा नागपुर के कोलों ने बुद्धो भगत के नेतृत्व में, कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धो भगत। इनके नेतृत्व में 1831 में ये विद्रोह किया गया। विद्रोह का प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा उस क्षेत्र में प्रसार करना और कोलों की भूमियों को दीकुओं को हस्तांतरित किया जाना। एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया, तो दीकू, दीकू कौन होते थे? दीकू जो जनजातीय लोग होते थे, वो दीकू टर्म से किसको संबोधित करते थे? जो भी गैर जनजातीय लोग हैं या बाहरी लोग हैं, उनको वो दीकू कहते थे, ठीक है? तो कोल विद्रोह मूलतः इस वजह से हुआ क्योंकि एक तो अंग्रेजों के द्वारा इनके क्षेत्र में प्रसार किया गया, दूसरा इनकी जो जमीनें थीं जिन पर ये परंपरागत खेती किया करते थे, उनको बाहरी लोगों को हस्तांतरित कर दिया। तो कहीं न कहीं इसके विरोध में कोल विद्रोह उठ खड़ा हुआ। हो और मुंडा विद्रोह, राजा पराहत के नेतृत्व में हो जनजातियों के द्वारा 1827 में सिंहभूमि और छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये विरोध हुआ था और मुख्य रूप से इसका कारण था सिंहभूमि जिला जो था वो अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दिया गया था, उसके विरोध में ये विद्रोह हुआ राजा पराहत के नेतृत्व में। होंड और मुंडा जनजातियों के द्वारा संयुक्त रूप से 1831 में अंग्रेजों की नई भू राजस्व पद्धति का विरोध किया गया। मुंडाओं के द्वारा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, जो इसके प्रमुख नेता थे, 1899 से लेकर के 1900 तक 2 साल के दरमियान रांची के दक्षिण में जो है इस विद्रोह का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। बिरसा मुंडा को बाद में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। उलूलुगान विद्रोह, इसी संबंध में, इसी विद्रोह को हम उलूलुगान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह का समर्थन किया। सामंती और जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ किए जाने और साहूकारों और ठेकेदारों द्वारा शोषण किए जाने के संबंध में ये जो है उलूलुगान विद्रोह शुरू हुआ था। संथाल विद्रोह देखते हैं। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कानू। इनके नेतृत्व में 1855-56 में बिहार के क्षेत्र में संथाल विद्रोह जो है वो पनपा था। ये स्थानीय जमींदारों और महाजनों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था किसानों का, उसके विरोध में ये विद्रोह हुआ था। कालांतर में विद्रोह ने अंग्रेज विरोधी आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया और अंततः इसको भी कुचल दिया गया। खोंड विद्रोह, इसके नेता चक्र बिसोई 1837 से 56 के बीच में और पुनः 1914 में भी खोंड विद्रोह देखने को मिलता है। तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक फैले हुए पहाड़ी क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ था और जनजातीय रीति रिवाजों में कहीं न कहीं अंग्रेजी शासन के द्वारा जो इंटरफेयर किया गया, हस्तक्षेप किया गया और नए करों का आरोपण किया गया, उसके विरोध में खोंड विद्रोह हुआ। नेकदा आंदोलन 1860 में हुआ। ये मध्य प्रदेश और गुजरात का आंदोलन है। अंग्रेजों और सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध ये नेकदा आंदोलन चलाया गया था। रखारवाड़ विद्रोह,
ये 1870 में शुरू हुआ। ये भी भू राजस्व नीतियों के विरोध में स्टार्ट किया गया था। खोंडा डोरा विद्रोह, ये खोंडा डोरा क्या है? खोंडा डोरा एक जनजाति है और इसके द्वारा जो है ये विद्रोह किया गया था और इसके नेतृत्वकर्ता थे कोरा मल्लाया। ठीक है, विशाखापत्तनम के डाबुर क्षेत्र में 1900 में ये विद्रोह हुआ था। कोरा मल्लाया के द्वारा अलौकिक शक्ति संपन्न होने का ऐलान किया गया। अंग्रेजों ने विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। भील विद्रोह 1817 से 1819 के बीच में चला, फिर ये 1913 में भी देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में मूल रूप से ये विद्रोह हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरोध में मुख्य रूप से ये विद्रोह चालू हुआ और इसमें जो भील थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन को हटा करके अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। भुयान और जुआंग विद्रोह, भुयान, जुआंग और कलों के द्वारा जो पहला विद्रोह हुआ, भुयान और जुआंग विद्रोह, इसका जो पहला चरण था, इसका नेतृत्व रत्ना नायक के द्वारा किया गया। द्वितीय विद्रोह का नेतृत्व धरणीधर नायक के द्वारा किया गया कोंझर उड़ीसा में। और 1967 में स्थानीय राजा की मृत्यु हो जाने के बाद में अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकार के प्रश्न पर कहीं न कहीं हस्तक्षेप करने के विरोध में ये विद्रोह हुआ। तो इसके अलग अलग चरण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कोया विद्रोह, कोया और कोंडा सोरा जनजातियों के द्वारा शुरू किया गया था 1879-80 में। और 1879-80 में जब ये विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व टोमा सोरा ने किया था। विद्रोह के जो प्रमुख क्षेत्र थे उसमें देखें तो आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं। 1866 में भी ये विद्रोह हमें देखने को मिलता है, लेकिन 1866 में जो नेतृत्व किया गया था कोया विद्रोह का, वो राजा अनंत यार ने किया था। विद्रोह का कारण था पुलिस का दमन, महाजनों द्वारा लोगों का शोषण, नए वन कानून और वनों में कोया जनजाति के लोगों के प्रवेश पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाना, ये इसके कारण थे। बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ जगदलपुर में और नए सामंती और वन अधिनियमों के विरोध में विद्रोहियों ने बस्तर के राजा के नेतृत्व में ये विद्रोह किया। ताना भगत आंदोलन, ये मुंडा और ओरांव जनजातियों के द्वारा चलाया गया। आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत और बलराम भगत ने किया। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत और बलराम भगत ने किया। इन्होंने कहा कि जनजातियों की रक्षा के लिए ईश्वर का एक अवतार पैदा होगा और दीप, जो अभी हम जैसे बात कर रहे थे, दीकुओं के हस्तक्षेप के विरोध में भी प्रमुख रूप से ये आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था, ताना भगत आंदोलन। पहला रंपा विद्रोह 1879 में, ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये? विशाखापट्टनम जिले के रंपा क्षेत्र में पहाड़ी जनजातियों के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ये विद्रोह किया गया था। ये विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा ताड़ी बनाने को जो है गैर कानूनी घोषित करने और उस पर कर लगाने के विरुद्ध किया गया था। रंपा विद्रोह, जो दूसरा वाला रंपा विद्रोह है, वो 1922 से 24 के बीच में होता है और यहाँ पर जो इसका नेतृत्व किया था वो अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, अगस्त 1922 मई 1924 के बीच में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यहाँ पर रंपा विद्रोह हुआ। ये विद्रोह पुराने मुद्दों जैसे साहूकारों द्वारा शोषण, झूम कृषि और जमाने से चली आ रहे चराई संबंधी जो अधिकार थे यहाँ के लोगों के, उन पर रोक लगा दी गई थी नए वन जो कानून थे उनके द्वारा, तो उनको लेकर के ये विद्रोह हुआ था। तात्कालिक कारण अगर इसका देखा जाए तो वो ये था, गोडेम का बास्टियन नामक एक तहसीलदार था। ठीक है, बास्टियन इसका नाम था। इस तहसीलदार ने आदिवासियों से बिना मजदूरी दिए जंगल में सड़क निर्माण का कार्य करवाने का प्रयास किया था, जिससे यहाँ के लोग भड़क गए थे और जो है विद्रोह उत्पन्न यहाँ पे हो जाता है। 6 मई 1924 को राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और भागने का प्रयास करते हुए उसको गोली मार दी गई। झारखंड आंदोलन देखते हैं। झारखंड आंदोलन ये छोटा नागपुर के आदिवासियों के द्वारा 1920 में स्टार्ट किया गया था। कहाँ कहाँ पे? बंगाल, उड़ीसा और बिहार के क्षेत्र में। 1937 में आदिवासी महासभा की स्थापना होती है इसी आंदोलन के तले और 1949 में क्षेत्रीय झारखंड दल की भी स्थापना इसी आंदोलन का परिणाम थी। वन सत्याग्रह देखते हैं। वन सत्याग्रह जो हुए वो उसमें से देखेंगे तो आप अलग अलग जनजातियों के द्वारा ये देखे गए। जैसे सबसे पहला नाम आता है चेंचू जनजाति का। 1920 के दशक में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जो है वन सत्याग्रह किया गया। फिर 1930 के दशक में बिहार में जो है वन सत्याग्रह हुआ पलामू के खारवाड़ों के द्वारा। इन विद्रोहों का प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा वनों का अधिग्रहण कर लिया जाना और नए वन अधिनियम लागू कर देना। गोंड विद्रोह 1940 के दशक में होता है। गोंड धर्म के अनुयायियों को एकता के सूत्र में आबद्ध करने के लिए प्रमुख रूप से ये विद्रोह स्टार्ट किया गया था। अब ये
जनजातीय आंदोलन थे। अब जो पढ़ने वाले हैं ये भी जनजातीय आंदोलन है, लेकिन ये जनजातीय आंदोलन विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है। तो अहोम विद्रोह इसमें आता है। 1828 से 33 के बीच असम में ये हुआ। बर्मा युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपना वायदा पूरा न करने के कारण कंपनी ने बल का प्रयोग करके विद्रोह को कुचल दिया और राज्य का विभाजन कर दिया। खासी विद्रोह ये 1830 के दशक में हुआ। कहाँ कहाँ? जयंतिया और गारो पहाड़ी के जो क्षेत्र हैं वहां पे। नेतृत्व किसने किया इस विद्रोह का? नेतृत्व किया नुनक्लोवी शासक तीरथ सिंह, बारमानिक और मुकुंद सिंह। ये तीन नाम याद रखेंगे, तीरथ सिंह, बारमानिक और मुकुंद सिंह। सिंगफोस विद्रोह 1830 के दशक में ये भी असम में हुआ और इसका नेतृत्व किया रनुआ गोसाई ने। 1857 के बाद में भी कुछ यहाँ पर आंदोलन देखने को मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो यहाँ पर मणिपुर में कुकी विद्रोह आता है 1917 से 1919 के बीच में ये चला। पहले विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के द्वारा मजदूरों की भर्ती किए जाने की कोई नीति जो उनके द्वारा बनाई गई थी उसके विरोध में कुकी विद्रोह हुआ। त्रिपुरा में विद्रोह हुआ। इस क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाने और सरकार द्वारा गृह कर को बढ़ा दिया गया था, इस वजह से त्रिपुरा में विद्रोह चालू हुआ। तो ये अलग अलग लोगों के नेतृत्व में हुआ। जैसे 1863 में इसका जो नेतृत्व किया वो परीक्षित जमातिया ने किया। 1942-43 में रत्नामणि ने इसका नेतृत्व किया। 1920 के दशक में भारती सिंह ने इसका नेतृत्व किया। जेलियांगसंग विद्रोह 1920 के दशक में मणिपुर में हुआ। विद्रोह का नेतृत्व जेमी, लियागमेई और रंगमेई जनजातियों के द्वारा किया गया। अंग्रेजों द्वारा कुकियों के आक्रमण से उनकी रक्षा में असफल रहने के विरोध में जेलियांगसंग विद्रोह हुआ था। नागा आंदोलन 1905 से 31 तक चला मणिपुर में। नेतृत्व जदोनांग ने किया। अंग्रेजी राज के विरोध और नागा राज की स्थापना के लिए मूलतः ये विद्रोह किया गया। जदोनांग को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने उसको फांसी पर लटका दिया और इनके बाद में युवा नागा महिला गैडेनिल्यू ने विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, किसके बाद में? जदोनांग के बाद में विद्रोह का जो नेतृत्व था वो गैडेनिल्यू ने संभाला। कालांतर में यह आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष जो चल रहा था उससे कहीं ना कहीं जुड़ गया और आंदोलनकारियों ने गांधी जी को अपना आदर्श मान लिया और अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। आज़ाद हिंद फौज जवाहरलाल नेहरू ने गैडेनिल्यू को रानी की उपाधि से भी विभूषित किया था। ठीक है, हरेका संप्रदाय 1930 के दशक में मणिपुर में, ठीक है, इसका भी नेतृत्व गैडेनिल्यू के द्वारा किया गया। आंदोलन को हालांकि अंततः कुचल दिया गया, लेकिन इस आंदोलन की कहीं ना कहीं छत्र छाया में काबुई नागा संगठन की स्थापना हुई 1946 में। ठीक है, अन्य छोटे आंदोलनों में हम देखें तो 1860-62 में जयंतिया पहाड़ियों का सिंटेंग विद्रोह आ जाता है। 1861 में फोलागोरी किसान आंदोलन, 72-73 में सफलास विद्रोह, 1882 में कछार के कच्छ नागाओं का विद्रोह, 1904 में मणिपुर में महिलाओं का युद्ध। ये सभी अन्य छोटे छोटे आंदोलनों में आ जाते हैं। और इसके अलावा जैसे मिशमी आंदोलन 1836 में हुआ, खामपति विद्रोह ये 39 से 42 के बीच में होता है और 1842 और 1844 में लोशाई विद्रोह होता है। ये कुछ छोटे छोटे आंदोलन हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब सबसे अंत का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह के सबसे पहले कारणों को समझते हैं। देखिए, सिपाहियों की सबसे बड़ी एक परेशानी ये थी कि उनको जो भुगतान किया जाता था, पेमेंट किया जाता था, वो अंग्रेज नागरिकों की अपेक्षा कम किया जाता था। तो यहाँ पर भी भेदभाव था। इसके अलावा जब प्रमोशन की बात आती थी, पदोन्नति की बात आती थी, तो उनको हमेशा पीछे रखा जाता था। इसके अलावा भारतीय सिपाहियों के साथ में नस्ली भेदभाव भी किया जाता था और काले गोरे का एक तरह से जो भेद देखते थे अंग्रेज, यानी इनको निम्न वर्ण का मानते थे और खुद को जो वाइट लोग होते थे उनको कहीं ना कहीं रॉयल माना जाता था। तो ये भी कहीं ना कहीं सिपाहियों के असंतोष का एक प्रमुख कारण था। विदेश सेवा भत्ता न दिया जाना। अंग्रेज जो थे भारतीय सैनिकों से बाहर भी कार्य करवाते थे, बाहर भी उन्हें युद्धों में लड़ने के लिए भेजते थे, लेकिन इसके लिए उनको कोई भी विदेशी सेवा के लिए भत्ता नहीं दिया जाता था। इसके अलावा एक एक्ट आया था 1856 में, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसके द्वारा क्या किया गया कि ये बिल्कुल फिक्स कर दिया गया कि अब जो भी सैनिक हैं उनको भारत से बाहर जाकर भी ब्रिटिश सरकार के लिए काम करना पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं क्या हुआ, क्योंकि भारतीय जो विशेष रूप से हिंदू धर्म में समुद्र पार करना एक कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता था कि जो भी समुद्र पार करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो अपनी धार्मिकता के या धार्मिक आस्था के भंग होने के डर से भी कहीं ना कहीं सिपाहियों में एक असंतोष की भावना व्याप्त हो गई थी।
कुछ महत्वपूर्ण सैनिक विद्रोह हुए थे, जैसे 1764 में बंगाल में सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया, 1806 में वेल्लोर में हुआ, 1824 में 47th नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया, 1825 में असम में ग्रेनेडियर कंपनी के द्वारा विद्रोह किया गया, 1838 में शोलापुर में विद्रोह हुआ। 1806 में वेल्लोर सैनिक विद्रोह जो हुआ था, ये प्रमुख रूप से इसका जो कारण था वो ये था कि जो सैनिक सिर पे पगड़ी पहनते थे उसको चमड़े की कलगी से प्रतिस्थापित कर दिया गया था, और उसमें क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग थे, जैसे हिंदू धर्म जो थे तो विशेष रूप से वो उस चमड़े की कलगी को अपने सिर पर धारण नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने विद्रोह किया। तो ये वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में। जन विद्रोहों की कमजोरियां कमजोरियां क्या थीं? सबसे बड़ी कमजोरी तो ये थी कि जो ज़्यादातर विद्रोह हुए, सभी विद्रोहों की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है? तो सभी विद्रोहों की बात में जब हम करेंगे तो हमने ये देखा है, जैसे हम चीज़ों को पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो हमने ये वहाँ पर महसूस किया है, पढ़ा है चीज़ों को, कि ज़्यादातर विद्रोह जो थे वो एक बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित करने में कहीं न कहीं नाकाम रहे, और जो विद्रोह थे वो कहीं न कहीं स्थानीय समस्याओं या स्थानीय शिकायतों का ही परिणाम रहे थे। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं इनमें अखिल भारतीय विशेषताओं का अभाव था। पूरे कह सकते हैं भारतीय स्तर पर या पूरे देश के स्तर पर, एक राष्ट्र के स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ने में ये नाकामयाब रहे थे। ये रूप स्वरूप में और वैचारिक सांस्कृतिक विषय वस्तु में शताब्दियों पुराने थे, ठीक है? चाहे तो इनका स्वरूप देखा जाए या इनकी वैचारिक दृष्टिकोण की बात करें, तो उस समय के हिसाब से जो इनको धारणाएं रखनी थी वो नहीं रख पाए, वो प्राचीन परंपरागत चीज़ों पर ही टिके रहे। और इसके अलावा विद्रोह में विद्रोहियों के द्वारा जो चीज़ें प्रयुक्त की गई, जो हथियार या उपकरण प्रयुक्त किए गए, वे उपकरणों की बात करें या युद्ध लड़ने की पद्धति की बात करें या रणनीतियों की तुलनात्मक रूप से अगर हम चर्चा करें किसके सापेक्ष, ब्रिटिश सरकार के सापेक्ष, तो कहीं न कहीं यहाँ के विद्रोहियों के द्वारा जो भी हथियार प्रयुक्त किए गए, जो भी रणनीतियाँ बनाई गईं, जो भी पद्धति अपनाई गईं, वो अप्रचलित थी उस समय के हिसाब से। एक तरफ यहाँ पर लाठी डंडे और भाला लेकर के लोग लड़ा करते थे, दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना के पास में उच्च कोटि के गोला बारूद और बंदूकें हुआ करती थी, प्रशिक्षित सैनिक हुआ करते थे, सेना में डिसिप्लिन हुआ करता था, सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अगर कंपैरेटिवली देखें भारतीय विद्रोहियों की और ब्रिटिश सेना की, तो ब्रिटिश सेना को इन विद्रोहों को कुचलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, आसानी से इनको कुचल दिया गया। इसके पीछे यही रीज़न थे, क्योंकि ना तो रणनीति समय के अनुसार इन्होंने बदली, ना ही हथियारों का इस्तेमाल समय के साथ उनको अपडेटेड करने की कोशिश की, और न ही रणनीतियों में कोई परिवर्तन किया, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं जन विद्रोहों की कमजोरियाँ थीं, जो हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हुआ आज का सेशन, इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 6 यहाँ से समाप्त हो जाता है, और आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।